देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 बना है कि नहीं बना है, बता दीजिए। लक्ष्य नहीं बनाया क्या? दोनों। ईशान क्यों नहीं बना, नहीं कि बनाया नहीं है? नहीं बनाया। ऑनलाइन कोई ट्राई किया है क्या क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क जो था? चलो ठीक है, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या क्या डेटा गिवन है देखना। आपको ए का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.20 मोल पर लीटर, 0.20 मोल पर लीटर, और फिर डबल करके 0.40 किया हमने। बी का डेटा दिया हुआ है 0.30, 0.10 एंड 0.05। रेट्स दिए हुए हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड पे 5.07 इंटू 10⁻⁻5, 5.07 इंटू 10⁻⁻5। इससे तो समझ में आया वो कुछ। 7.16 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा, यहाँ पे आपको डबल होता हुआ दिख नहीं रहा है ना एक बार भी कहीं से भी, तो थोड़ा नंबर्स अलग है, बाकी पैटर्न तो वैसे ही है सॉल्व करने का। ठीक है, तो देखो आप एटलीस्ट बी का तो आप बता सकते हो देख करके। कैसे? फर्स्ट और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आप ध्यान देना, आपने ए के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखा है दोनों एक्सपेरिमेंट में, और बी के कंसंट्रेशन को कम किया है। तो अगर बी पे डिपेंडेंसी होती तो रेट कम हो जाता ना, बट ऐसा हुआ नहीं है, रेट तो कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि बी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर जीरो है, यानी कि बीटा जीरो है। हम ऐसे लिख सकते हैं ना इसके लिए रेट लॉ, आर इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर अल्फा एंड बी टू द पावर बीटा। तो एटलीस्ट हम फर्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट से ये तो बता सकते हैं कि बीटा जीरो होगा। पाया ना, है ना। अल्फा के लिए थोड़ी हमको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नंबर्स दिए हुए हैं, है ना, वो एग्जैक्ट डबल या आपको 4 टाइम्स नहीं दिख रहे हैं, जो अभी तक अपने को दोनों क्वेश्चन में दिखे थे जो अपन किए थे इसके पहले। ठीक है, बट क्वेश्चन बनेगा वैसे ही। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये तो लिख लेंगे एक्सप्रेशन, आर इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर अल्फा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा। ठीक है, तीनों एक्सपेरिमेंट्स के लिए रेट लॉ लिखता हूं। पहले है 5.07 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू के 0.20 टू द पावर अल्फा, 0.20 टू द पावर बीटा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 फॉर एक्सपेरिमेंट नंबर 1। चलो सेकेंड एक्सपेरिमेंट लिखते हैं। 5.07 10 to the power minus 5 is equals to k 0.20 to the power alpha and 0.10 to the power beta। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2। थर्ड बात करते हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। सो 7.16 इंटू 10 टू द पावर -5 मोल पर लीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू के 0.40 to the power alpha and 0.05। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ऐसा दिया क्या, दिखाना बुक। अच्छा 1.43, बाकी कंसंट्रेशन तो सेम है ना, 0.40 0.05। अच्छा 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, वही ले लेते हैं। 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, चलो बीटा के लिए सॉल्व करो। बीटा के लिए अपन इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे। करिए जल्दी से, डिवाइड डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, जल्दी डिवाइड करिए। तो
बीटा तो 0 आ जाएगा। हो गया बीटा 0। जस्ट 1 और 2 को डिवाइड कर दो, आएगा। ठीक है, 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे तो लेफ्ट साइड में 1 हो जाएगा और राइट हैंड साइड में के कैंसल, अल्फा वाला कैंसल, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर बीटा। आया ना? अब डिवाइड करोगे इन दोनों को तो पॉइंट पॉइंट कैंसल, 20/10 इज 2। तो अब ये क्या हो जाएगा? आप 1 को क्या लिख सकते हो? 2 टू द पावर 0 लिख सकते हो क्या? आया ना? आप बेस को इक्वल रखोगे तब तो एक्सपोनेंट्स को इक्वल बोल सकते हो ना, तो इससे अपन बोल सकते हैं बीटा की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, चलिए अब अल्फा के लिए आप एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 3 ले सकते हैं। 1 और 3, 2 और 3 भी ले सकते हो, है ना? 1 और 3 भी ले सकते हैं या 2 और 3 भी ले सकते हैं। डिवाइड करिए, 1 डिवाइडेड बाय 3, 1 डिवाइडेड बाय 3 या 3 डिवाइड बाय 1, जो ठीक लगे। क्या कर रहे हो? 1 डिवाइड बाय 3। ओके, तो 1 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये हमारा 1 है और ये 3 है। ठीक है, चलो लेफ्ट साइड का पहले लिख रहा हूं, 5.07 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय 1.43 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू, ये कैंसल, ये सीधा 1/2 टू द पावर अल्फा लिख दूं, चलेगा क्या? क्योंकि अगर आप बीटा वाले को भी लोगे तो दोनों का पावर बीटा है और बीटा के लिए तो 0 है। एनीथिंग रेस टू 0 इज 1, तो वो पूरा हट गया बीटा वाला। ये क्लियर है सबको? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं ना, इसको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कुछ आएगा अराउंड 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ये है ना? तो सॉल्व कर लेते हैं, चलो इसको कैंसिल कर सकते हो आप चाहो तो। ये पॉइंट्स 507/143 आएगा और ये 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? -1। तो इसको आप सॉल्व कर लो पहले, और इसको भी रहने दो 1/2 टू द पावर अल्फा। कितना आ रहा है? 507/143। 507 डिवाइड बाय 143, 3.54 आ रहा है। तो फिर आप 143/507 कर रहे हो, तो 0 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। अच्छा, 3.5454 रिपीट हो रहा है, तो 3.545 ये इसका आ रहा है, इंटू 10 टू द पावर -1 भी है अभी। ठीक है, और देखो इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान देना। अभी तो चलो ऐसे ही रहने दो इसको। अगले स्टेप में सॉल्व करने के लिए आप दोनों साइड लॉग लोगे, क्योंकि ये नंबर कोई सेम तो आ नहीं रहा कि आप इसको पावर सेम कर पाओ, मतलब बेस सेम कर पाओ। तो आप अल्फा को इक्वेट कर देते पावर से, बट ऐसा हो नहीं रहा ना इस क्वेश्चन में। तो इसके अपन क्या करना पड़ेगा? लॉग का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसको फिर से नेक्स्ट पेज में लिखता हूं। 3.545
5 into 10 to the power minus 1 is equals to half to the power अल्फा. कितना है? अब एक स्टेप लिखेंगे नीचे, टेकिंग log on both the sides. टेकिंग log on both the sides. समझ रहे क्या? चलो log लेते हैं. तो log of 3.545 into 10 to the power minus 1 is equals to अल्फा log of 1/2. ऐसा लिख सकते हैं. जिनको याद नहीं आ रहा प्रॉपर्टी याद करेंगे. log m to the power n को हम n log m लिख सकते हैं. तो मैंने अल्फा को जम करा के सामने ले आया. ठीक है. ओके, नाउ इसको सॉल्व करते हैं. इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं ना दो पार्ट में. log a into b is log a plus log b. तो log of 3.545 प्लस log of 10 to the power minus 1. समझ रहे हैं? इसका टेबल से दिख जाएगा आपको, है ना. 35 का 4 और 5 का मीन डिफरेंस. देखिए टेबल. और इसको भी एक्सपैंड कर देते हैं. log 1 माइनस log 2. log a बाय b हो जाएगा log a माइनस log b. ये आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, मैं साइड में लिख रहा हूं. log a इंटू b होता है log a प्लस log b, और log a बाय b हो जाता है log a माइनस log b. ठीक है. चलिए देखिएगा 35 का 4 एंड 5 मीन डिफरेंस. व्हाट इज 35 का 4? 35 का 4 बताओ पहले. 5490. ओके, नाउ 5 मीन डिफरेंस 6, यानी कि 5496. माइनस कर दिया क्या? ऐड करना है. 5496 लिखते समय 0.5496. करेक्ट. और इसका क्या हो जाएगा जल्दी बताओ. सेकंड टर्म का क्या होगा? ये जम करके सामने आएगा तो क्या हो जाएगा? -1. ठीक है. ये तो माइनस में आ रहा है. अच्छा, ये भी तो माइनस में आएगा. ठीक है, इधर सॉल्व करते हैं. log 1 क्या हो जाएगा? log 1 0. log 1 0 होता है. जैसे log 10 1 होता है, log 1 0. ये दो तो याद रखेंगे. log 1 0 एंड log 10 1. तो अल्फा सीधा बचेगा माइनस अल्फा, और log 10 होता है, सॉरी log 2. अब देखो log 2 क्या करोगे? 20 का 0 जो कि होता है 3010. 30 देखो वही है कि नहीं? 3010. तो 0.30 मतलब वहां लिखा होगा 3010, आप उसके सामने एक पॉइंट लगा दोगे जैसे आपने यहां लगाया. क्लियर है? ओके, इन दोनों को माइनस के कितना आया? इन दोनों को माइनस करके कितना आ रहा है? 0.5496 माइनस 1. माइनस में आएगा वैल्यू कितना आएगा देखो बताओ. 4504 आ रहा है. हाँ, 0.4504 डिवाइड कर दो नीचे, माइनस 0.3010. ये हो गया आपका अल्फा. माइनस माइनस प्लस, बस अल्फा की वैल्यू बता दो कितनी आएगी. 4504 डिवाइड बाय 0.3010. वन पॉइंट फाइव आ रही है. 1.5. तो अल्फा आ जाएगा 1.5. 3/2 फ्रैक्शन में हो सकता है ऑर्डर. 3/2. क्लियर है? 3/2 या फिर 1.5. और बीटा के कारण तो 0 है. अरे हाँ या ना. ऑनलाइन जितने समझ में आएगा सबको. यस सर. एक बारी क्या फिर से बताऊं? हाँ तो क्या हो गया, कोई बात नहीं.
तो इसकी वैल्यू निकालना 28 का 2 दे। टू टू वो 1 है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, सही तो आ रहा है। ठीक है, क्लियर है लक्ष्य, समझ में आ गया ना। तो अगर इस टाइप का ऑड नंबर्स रहे ना जिसको अपन पावर में ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे ना हमारे, डबल कर रहे तो कंसंट्रेशन को तो रेट डबल हो जा रहा था, है ना, बट यहाँ पे भी बड़ा है या घटा है, बट पूरे फेमिलियर नंबर्स नहीं आए ना, ये घटा जरूर है देखो, है ना, बट उस रेट से नहीं घटा जितना अपन मतलब अप्रोक्सीमेट कर पाए। ठीक है, इसको होना चाहिए था एक्चुअली में 5 का डबल कितना होता है, मतलब 5 का डबल 10, तो 10.14, यानी कि ऐसा कुछ होता तो हम आसानी से कर पाते इसको, तब हम बोलते हैं कि डबल हो रहा है तो पावर 2 हो जाता, समझ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट सही डाल दी थे अपन, मॉलिक्यूलरिटी स्टार्ट किए थे क्या, नहीं ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, अभी जो हमने देखा वो ऑर्डर था, ठीक है, तो ऑर्डर क्या हुआ, रेट लॉ में जितने भी रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं उनके पावर्स को ऐड कर दो, यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, एंड दैट ऑर्डर कैन बी जीरो, इट कैन बी इन फ्रैक्शन, समझ गए ना ऑर्डर। चलिए ठीक है, अब मॉलिक्यूलरिटी पढ़ने वाले हैं, इसमें भी कुछ इसी टाइप के नंबर्स पढ़ने हैं आपको, हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, ऑर्डर क्या है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, चलो मॉलिक्यूलरिटी का डेफिनेशन लिखना, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन, ओके लिखेंगे, द नंबर ऑफ एटम्स, द नंबर ऑफ एटम्स comma ions, the number of atoms comma ions or molecules, atoms, ions और molecules, देखो ये वही लोग हैं जो रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, आयन रिएक्ट करता है, एटम रिएक्ट करता है, मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड, दैट मस्ट कोलाइड, दैट मस्ट कोलाइड, कोलाइड मतलब टकराना, जब रिएक्शन होता है ना तो एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट से टकराता है और तब जाके उनकी बॉन्ड्स प्रीवियस वाली टूटती है और नई वाली बनती है, पर ये कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए, सिर्फ टकराना मतलब ये नहीं कि छू भी दिए तो टकराना कहला गया, नहीं, टकराना तो कहलाया बट इफेक्टिव टकराना नहीं हुआ वो, द कोलिजन शुड बी इफेक्टिव ताकि प्रोडक्ट बन पाए, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ओके, द नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल दैट मस्ट कोलाइड विथ वन अनदर, that must collide with one another simultaneously, simultaneously, so as to result into a chemical reaction, collide with one another simultaneously so as to result into a chemical reaction, ताकि रिएक्शन हो सके, so as to result into a chemical reaction is called molecularity of the reaction, is called molecularity of the reaction, is called molecularity of the reaction। ठीक है, अब एक बार डेफिनेशन पढ़ के मुझे बस इतना बताना कि क्या मॉलिक्यूलरिटी जीरो या फ्रैक्शन में हो सकती है क्या, जस्ट एक बार डेफिनेशन रीड करके मुझे बताओ, है ना, कि कैन मोलैरिटी हैव अ वैल्यू जीरो और इन फ्रैक्शन, नहीं, अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो जरूर से कोलिजन हुआ होगा, कोलिजन हुआ तो मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती, पहला चीज।
फ्रैक्शन में क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये सारी चीजें फ्रैक्शन में होते नहीं है। एटम आधा नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल आधे नहीं हो सकते, ना आयन आधा हो सकता है। या तो ये एक होगा या तो दो होगा। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। ऑर्डर कैन बी, ऑर्डर कैन बी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी कैन नॉट बी जीरो अगर रिएक्शन हो रहा है तो ये दो डिफरेंस के पॉइंट हो गए बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। प्लस उनका एक डेफिनेशन भी एक डिफरेंस का पॉइंट हो जाएगा कि ऑर्डर क्या होता है, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। सिंपल सा डेफिनेशन है। ऑर्डर कहां से निकालते हो आप? रेट लॉ देखते हो और उनमें रिएक्टेंट्स का जो पावर है उनको ऐड कर देते हो। तो यही डेफिनेशन होगी उसकी। इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, एंड एक्सपोनेंट वर्ड याद नहीं रहेगा तो पावर बोल देना। सम ऑफ पावर्स टू विच द रिएक्टेंट्स आर रेज्ड, कहां पे? इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मत बोलना, याद है ना कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख करके रेट लॉ नहीं लिख सकते, क्योंकि वो नंबर्स, उनकी पावर, दे मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो इसलिए हम हर बार नहीं बोल सकते ऐसा, ठीक है। और मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन ये हो जाएगी, इट इज द नंबर ऑफ एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली सो एज टू कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड, द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड, the reactions taking place in one step are called elementary reaction, are called elementary reaction, elementary reaction, जो एक स्टेप में हो जाते हैं, है ना। बट सम रिएक्शंस टेक मल्टीपल स्टेप्स, मतलब पहले स्टेप में उनका इंटरमीडिएट आएगा और फिर सेकेंड स्टेप में वो इस इंटरमीडिएट के साथ बचा हुआ रिएक्टेंट रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे आपको याद है ना वो SN1 वाला, SN1 दो स्टेप में हो रहा था, याद है कि फर्स्ट स्टेप में आपका जो टर्शरी मॉलिक्यूल था वो कार्बोकैटायन बन रहा था, दैट वाज एन इंटरमीडिएट। द सेकेंड स्टेप में आपका OH नेगेटिव वेट कर रहा था कि कब वो बनेगा और वो जाकर के उस पर अटैक करेगा, दोनों साइड से अटैक कर सकता था, याद है ना। रेसमाइजेशन, SN1 SN2 सॉरी SN2 SN1, SN1 प्रोसीड्स विथ रेसमाइजेशन। SN2 में तो एक ही स्टेप में काम हो रहा था, मतलब ऐसे याद रखना कि SN1 दो स्टेप में हो रहा था, SN2 एक स्टेप में हो रहा था। वहां 2 क्यों बोल रहे? क्योंकि SN2 में 2 का मतलब क्या है कि एक ही स्टेप में दोनों मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे, तो उनकी मॉलिक्यूलरिटी बाई मॉलिक्यूलर थी, याद है। बाई मॉलिक्यूलर लिखे थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर। अब समझ में आ रहा है बाई मॉलिक्यूलर का मतलब? बिकॉज दो मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग इन दैट सिंगल स्टेप। और उसको SN1 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उस फर्स्ट स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था, कौन? वो हालाइड, वो 3 डिग्री हालाइड। 3 डिग्री बोलेंगे ना क्योंकि उसके लिए 3 डिग्री फास्ट होता है, इसके लिए 1 डिग्री वाला फास्ट होता है SN2 में, SN1 में 3 डिग्री वाला फास्ट। तो दैट वाज द स्लो स्टेप। हम लिखे भी थे एरो के ऊपर कि ये जो कार्बोकैटायन बनने वाला स्टेप है वो कैसा है? स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, क्योंकि OH नेगेटिव तो बैठा है कि कब वो कार्बोकैटायन बनेगा और मैं जाकर अटैक करूंगा। तो वो दो स्टेप में हो रहा है, तो उस टाइप के रिएक्शन को हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो सिंगल स्टेप में होता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में तो जो आपको सामने दिख रहा है ना मॉलिक्यूल, वही मॉलिक्यूलरिटी है, क्योंकि वो तो एक स्टेप में हो रहा है, तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिखे होंगे वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी। तो SN2 में याद करना क्या क्या लिखते थे अपन? OH नेगेटिव अटैक कर रहा है किसको? CH3X को। तो दो मॉलिक्यूल है ना, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 2। तो एलिमेंट्री रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकालना आसान है क्योंकि वही एक लौता स्टेप है। तो जितने भी आपको रिएक्टेंट दिख रहे हैं वही उनकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी, समझ रहे हैं। पर अगर कोई रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, देखो ओवरऑल रिएक्शन देख के आप मॉलिक्यूलरिटी नहीं बता पाओगे, आप पहले उसको अलग अलग स्टेप्स में लिखोगे, उसके बाद जो उसका स्लो स्टेप होगा उससे आप मॉलिक्यूलरिटी निकालोगे। जैसे हमारा जो SN1 था उसमें फर्स्ट स्टेप में एक ही इन्वॉल्व था ना, हालाइड, इसलिए उसको यूनिमॉलिक्यूलर नाम दिया क्योंकि फर्स्ट स्टेप में ओनली 1 मॉलिक्यूल वाज इन्वॉल्व्ड और उसके हेल्प से इंटरमीडिएट बन रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो वैसे भी देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है,
क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में हो रहे हैं और हर मल्टीपल स्टेप की अलग मॉलिक्यूलरिटी होगी, समझ रहे हैं? तो जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होते हैं उनकी मॉलिक्यूलरिटी का कुछ मीनिंग है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो हर स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी आपको दिखेगी, ठीक है? चलिए क्या लिखे, द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन वन स्टेप आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शंस, लिख लीजिए वाले। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द रिएक्शन विच डू नॉट टेक प्लेस इन वन स्टेप, द रिएक्शन विच डू नॉट take place in one step, the reactions which do not take place in one step are called complex reaction, are called complex reactions. The reactions which do not take place in one step, जो सिंगल स्टेप में हो रहा है उनको एलिमेंट्री बोलेंगे, और जो सिंगल स्टेप में नहीं हो रहे मतलब मल्टीपल में हो रहे होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इन्हीं को समझने के लिए इनका मैकेनिज्म होता है कि पहले स्टेप में क्या हुआ फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, ठीक है, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फुल स्टॉप। द डिफरेंट स्टेप्स, the different steps, the different steps in which the complex reaction takes place, the different steps in which the complex reactions takes place, the different steps in which the complex reaction takes place is called the mechanism of the reaction, is called the mechanism of the reaction, is called the mechanism of the reaction. ठीक है, तो ये तो दो टाइप के रिएक्शन हो गए, एलिमेंट्री रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मल्टीपल स्टेप्स, और उनके सिंगल सिंगल स्टेप्स को एलिमेंट्री बोल सकते हैं और उसके पूरे सीक्वेंस को मैकेनिज्म बोलेंगे, रिएक्शन का मैकेनिज्म, कि वो कैसे प्रोसीड हो रहा है, पहले क्या हुआ, इंटरमीडिएट क्या बना, फिर उस इंटरमीडिएट के बाद कौन रिएक्ट किया तो फाइनल प्रोडक्ट बना, उसको मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है? ओके, एक पैराग्राफ और बनाना। इन केस ऑफ सिंपल रिएक्शंस यानी एलिमेंट्री रिएक्शंस, in case of elementary reactions, in case of elementary reactions, all the atoms, in case of elementary reaction, all the atoms, comma ions or molecules, in case of elementary reaction, अभी अपन दोनों रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी समझने वाले हैं ना। In case of elementary reactions, all the atoms, ions or molecules of the reactants present in the balanced chemical reaction, present in the balanced chemical reaction can come together simultaneously, can come together simultaneously, can come together simultaneously to collide with each other, to collide with each other, to collide with each other। मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने भी आपको रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं, जो भी उनका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो सब आपस में एक साथ आकर के कोलाइड करेंगे, और जब सबका एडिशन कर दोगे तो दैट विल बी द मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है? फुल स्टॉप। Thus such reactions takes place in one step. Thus such reactions takes place in one step. Thus such reactions takes place in one step. Full stop. Hence the molecularity is simply the, hence the molecularity is simply the sum of the molecules, simply the sum
of the molecules, SUM वाला sum ना, sum of the molecules of different reactants of different reactants as represented by balanced chemical equation, as represented by balanced chemical reaction या इक्वेशन लिखो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मतलब मॉलिक्यूलरिटी को आप केमिकल इक्वेशन देख के बता सकते हो। ऑर्डर नहीं बता पा रहे थे, ऑर्डर तो एक्सपेरिमेंटली निकालोगे ना, बट मॉलिक्यूलरिटी अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन की है ना, अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालेंगे? सारे मॉलिक्यूल्स के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को ऐड कर देंगे, यू विल गेट द मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, नीचे लिखना एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल लिखेंगे O2F2 gives O2 plus F2, डिकम्पोजिशन हो रहा है ऑक्सीफ्लोराइड का, गिविंग O2 plus F2। देखो कितने रिएक्टेंट है यहां पर? एक। उसका मॉलिक्यूल कितना है? एक। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 1। मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू 1, यानी कि क्या है ये? यूनी मॉलिक्यूलर, जैसे हमारा SN1 था। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं बाई मॉलिक्यूलर का। 2HI gives H2 plus I2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 2। मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू 2, यानी कि ये है बाई मॉलिक्यूलर। अब देखो यहाँ पे HI ही 2 मॉलिक्यूल है ना, यही दोनों आपस में क्या होता है? टकराते हैं एक बार में, साइमल्टेनियसली, सो एज टू रिजल्ट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, थर्ड। 2NO plus O2 gives 2NO2, यहां पे मॉलिक्यूलरिटी है 3। मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल्स टू 3, इसको बोलते हैं टर मॉलिक्यूलर, ट्राई नहीं, टर मॉलिक्यूलर, टर्शरी वाला टर मॉलिक्यूलर। ठीक है, तीनों एग्जांपल लिख लिए। अब देखो 2 या 4 मॉलिक्यूल तक एक साथ आके कोलाइड कर सकते हैं, पर जिसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल है एक साथ कैसे कोलाइड करेंगे सब? हम भी अगर 2-3 लोग होंगे तो आपस में टकरा सकते हैं एक दूसरे से, पर क्या 20-25 लोग एक साथ टकरा सकते हैं क्या एक दूसरे से? नहीं टकरा पाएंगे, है ना। तो वैसे ही इनमें भी एक लिमिट है कि 2-3 मॉलिक्यूल आपस में एक साथ टकरा सकते हैं, कोलाइड कर सकते हैं। बट अगर किसी मॉलिक्यूल में 10-12 मॉलिक्यूल, सॉरी, किसी रिएक्शन में 10-12 मॉलिक्यूल हैं, तो वो कैसे एक साथ टकराएंगे? तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रहा है, वो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा होगा। ठीक है, तो एक नीचे एग्जांपल लिखना, एक पहले लाइन लिखो फिर एग्जांपल लिखते हैं। देयर आर मेनी रिएक्शंस इन विच, देयर आर मेनी रिएक्शंस इन विच, ये लिखे नहीं होगा साइड वाला, देयर आर मेनी रिएक्शंस इन विच, देयर आर मेनी रिएक्शंस इन विच all the atoms, और कौन कौन? ions or molecules, all the atoms, ions or molecules as represented in the balanced chemical equation, as represented in the balanced chemical equation, as represented in the balanced chemical equation, may not come together to collide simultaneously, may not come together, may not come together to collide
साइमल्टेनियसली। जगह ही नहीं रहेगी उतनी कि वो 12-13 मॉलिक्यूल आकर एक साथ एक दूसरे से कोलाइड कर सके। मे नॉट कम टुगेदर टू कोलाइड साइमल्टेनियसली। एक एग्जांपल लिखेंगे, Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये 6 है, ये 5 है, गिव्स 3Br2 प्लस 3H2O। देखो कितने मॉलिक्यूल है यहां पे, 12, 5 6 और 6 12। यहाँ पे टोटल 12 आयंस दिख रहे हैं आपको, सारे के सारे आयंस हैं, तो एक साथ ये कोलाइड नहीं कर पाएंगे, तो इनकी मॉलिक्यूलरिटी 12 मत बोल देना, समझ रहे हैं। चलिए एक रिएक्शन बेस्ड एग्जांपल में लिख लो नीचे। रिएक्शन लिख लोगे तो बताना, एक लाइन लिखवाऊंगा मैं इसके लिए। बोलूं, नीचे लिखेंगे, इन द अबव रिएक्शन, इन द अबव रिएक्शन, इन द अबव रिएक्शन, all the 12 ions, 12 ही है ना, all the 12 ions cannot come together simultaneously, cannot come together simultaneously, cannot come together simultaneously to collide, to collide. Such reactions are called, full stop डाल के, such reactions are called complex reactions. Such reactions are called complex reactions. ठीक है, यानी कि इनको हम मल्टीपल स्टेप में लिखेंगे, हर स्टेप को एलिमेंट्री बोल सकते हैं, ठीक है। Such reactions are called complex reaction, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, molecularity can be defined only for an, molecularity can be defined only for an, molecularity can be defined only for an elementary reaction, only for an elementary reaction. Molecularity can be defined only for an elementary reaction, full stop. It has no meaning, इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे, it has no meaning for the complex reaction. It has no meaning for the complex reaction. ये आता है assertion reason में, इससे ही क्वेश्चन आया assertion reason में कई बार, इसी टॉपिक से। It has no meaning, molecularity का कोई मीनिंग नहीं है for a complex reaction, है ना, क्योंकि इस रिएक्शन को देख करके आप बोल नहीं सकते कि इसका मॉलिक्यूलरिटी 12 है, ठीक है, क्योंकि 12 मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं है एक साथ आकर के कोलाइड कर पाए, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को जो सीरीज ऑफ स्टेप्स में दिखाएंगे, हर सिंगल स्टेप को क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो हर का मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग होगा, समझ रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक लाइन और लिखना, the different elementary reaction of a complex reaction, the different elementary reactions of a complex reaction, ये लाइन समझ में आई जो लिख रहे हो, the different elementary reactions of a complex reaction, समझे क्या, मतलब कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन अगर 3 स्टेप में हो रहा होगा तो वो तीनों को अलग अलग एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। और एक और क्वेश्चन मेरा आप लोग के लिए, क्या ये तीनों स्टेप सेम रेट से होंगे क्या, नहीं, उसमें एक स्लोएस्ट होगा जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है, एक फास्ट होगा। तो लिखेंगे क्या लिखे, द डिफरेंट एलिमेंट्री रिएक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डू नॉट टेक प्लेस एट द सेम रेट, डू नॉट टेक प्लेस एट द सेम रेट, डू नॉट टेक प्लेस एट द सेम रेट। और उस रिएक्शन का ओवरऑल रेट किस पे डिपेंड करेगा,
स्लोएस्ट स्टेप पर, है ना। तो फुल स्टॉप डाल के एक लाइन उसके लिए, द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, द ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन, द ओवरऑल rate of the reaction depends upon the slowest step, depends upon the slowest step, depends upon the slowest step, full stop. Hence the slowest step is called, hence the slowest step is called, hence the slowest step is called rate determining step, rate determining step. इसको भी अंडरलाइन करना, द स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को साइकिल फैक्ट्री वाला भी दिया हूं कई बार, है ना। साइकिल फैक्ट्री में जिस सेक्शन में सबसे स्लो काम हो रहा होगा उसके हिसाब से नंबर ऑफ साइकिल्स बनेंगे उस दिन। याद है ना कि अगर पूरे दिन भर में 100 ही टायर बन पाए, भले हैंडल 100 बन गए हों, 100 सीट, 100 पैडल, है ना, बट अगर टायर 100 ही बने हैं तो 50 साइकिल ही बन पाएगी उस दिन में, क्योंकि दैट इज द स्लोएस्ट स्टेप। भले फिर 50 हैंडल, 50 सीट और 50 पैडल पड़े रह जाएं अनयूज्ड उस दिन के लिए, बट ओवरऑल कितनी साइकिल बनेगी उस दिन? 50, बिकॉज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टायर्स, जो कि स्लोएस्ट स्टेप है। समझ रहे हैं ना? ठीक है, ओके। नोट करके एक पॉइंट लास्ट लिखो मॉलिक्युलैरिटी के लिए, नोट करके लिखना, द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन मस्ट ऑलवेज बी अ होल नंबर। आया ना, फ्रैक्शन जीरो नहीं हो सकते। तो द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन, द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन मस्ट ऑलवेज बी अ होल नंबर। जबकि ऑर्डर ऐसा नहीं है ना, ऑर्डर जीरो भी हो सकता है। आज हमने देखा ऑर्डर फ्रैक्शन भी था, याद है ना, जो आज हमने क्वेश्चन नंबर 10 किया, उसमें ओवरऑल ऑर्डर कितना है रिएक्शन का? 3/2। बीटा तो जीरो था, अल्फा वाज 3/2, तो 3/2 प्लस 0 इज 3/2, तो उस रिएक्शन का ऑर्डर है 3/2 1.5। बट मॉलिक्युलैरिटी जीरो, मतलब फ्रैक्शन में या जीरो नहीं हो सकती। तो क्या लिखे हैं? द मॉलिक्युलैरिटी ऑफ अ रिएक्शन मस्ट ऑलवेज बी अ होल नंबर। ठीक है, फुल स्टॉप। ठीक, ये नोट में अपना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। सर ये हमारा चैप्टर का अगला टॉपिक है ना। आपको याद है अपन चैप्टर को 3 पार्ट में पढ़ने वाले थे। एक, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभी वो पूरा नहीं हुआ, उसका कुछ पार्ट बचा है। टेम्परेचर हमारा बचा है, कैटलिस्ट बचा है, रिएक्टेंट्स हमने पढ़ लिया। रेट लॉ, रेट लॉ से यही तो पता कर रहे थे ना कि हाउ द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक फैक्टर हो गया है, अभी टेम्परेचर और कैटलिस्ट बचा है हमारा, वो पढ़ेंगे अपन। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले मैकेनिज्म। वो भी किसका होगा? मैकेनिज्म किसका होता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का। एलिमेंट्री तो एक स्टेप में हो रहा है, नो नीड फॉर एनी मैकेनिज्म, पर जो रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहे हैं उनके लिए वी शुड नो द मैकेनिज्म, क्योंकि हम मैकेनिज्म से पता करेंगे कि स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है, और वहां से पता चलेगा कि मॉलिक्युलैरिटी क्या है उसकी। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी पूछता है ना, तो जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसी से ऑर्डर भी निकलेगा और उसी से मॉलिक्युलैरिटी भी निकाल देना। ठीक है, हालांकि मल्टीपल स्टेप्स यानी कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के तो मीनिंग नहीं है मॉलिक्युलैरिटी का, बट तब भी अगर अपन को पूछा जाए तो हम किसकी मॉलिक्युलैरिटी निकालेंगे? उसमें जो जितने भी एलिमेंट्री रिएक्शन हो रहे हैं उसमें जो सबसे स्लोएस्ट वाला स्टेप है जिससे आप रेट डिटरमाइन करोगे, उसी से मॉलिक्युलैरिटी भी डिफाइन कर देना। ठीक है, चलिए हेडिंग डालेंगे, मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन, हाइफन डाल के डेफिनेशन लिखना। अ सीरीज इज सीरीज ऑफ स्टेप रिएक्शंस, a series of step reactions, a series of step reactions, और एलिमेंट्री रिएक्शन भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि हर इंडिविजुअल को तो एलिमेंट्री बोलते हैं। a series of step reactions और elementary reactions, a series of step reactions और elementary reactions proposed to account for to account for the overall reaction,
a series of step reactions or elementary reaction proposed to account for the overall reaction is called the mechanism of the reaction. Is called the mechanism of the reaction. ठीक है, देखो प्रपोज्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी ना अंदर अपन घुस के तो नहीं देख पाएंगे कि एक्चुअली में कैसा रिएक्शन हो रहा है। लोगों ने उनका रेट लॉ देख करके प्रेडिक्ट करने की कोशिश की कि इनका मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए, समझ रहे हैं, तो इसलिए ये प्रपोज्ड है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल करते हैं अपन, लिखेगा एक एग्जांपल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। एक एग्जांपल करते हैं, मजा आएगा इस एग्जांपल में। थर्मल डिकम्पोजिशन, रिएक्शन का नाम है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, फॉर्मूला इज N2O5, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। हाँ सितांशु कुछ बोल रहा था या? यस सर। सर मैक्सिमम कितने एटम्स कोलाइड हो सकते हैं? ओके, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, ठीक है, इसका रिएक्शन लिखेंगे N2O5 gives NO2 plus O2, बैलेंस दिस इक्वेशन। ये अपन ने किया भी है इसका बैलेंसिंग, है ना, ये एक और रिएक्शन में भी आया था हमारा, एक क्वेश्चन में भी आया था ये रेट निकालने के लिए। मैक्स 3 मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर सकते हैं किसी भी एक सिंगल रिएक्शन में, ठीक है। चलो आगे बढ़े, लिखिए, इसका बैलेंस कर दिए, क्या आया 2N2O5 4NO2 और ऑक्सीजन एक ही है, हाँ ठीक है। चलिए नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, इसका रेट लॉ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ये तो अपन निकाल सकते हैं ना रेट लॉ एक्सपेरिमेंट करके। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, rate of reaction is equals to rate of reaction is equals to K N2O5, K N2O5, K N2O5, ठीक है, ये इसका रेट लॉ है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो भले 2 मॉलिक्यूल दिख रहे हैं बट इसमें पावर 2 नहीं गया, मतलब इस पे कैसे डिपेंडेंसी है, डायरेक्ट रिलेशन, मतलब अगर आप N25 को डबल करोगे तो रेट डबल होगा, ट्रिपल करोगे तो रेट ट्रिपल होगा, एंड सो ऑन, स्क्वायर पे डिपेंडेंसी नहीं है। देखो रेट लॉ से अपन को ये समझ में आता है, अगर यहाँ पे पूरा ये 2 होता ना तो आप बोलते ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक स्टेप पे हो रहा होगा, बट यहाँ पे क्या दिया है, सिर्फ 1, पर ओवरऑल मॉलिक्यूल तो 2 है ना, तो वो एक मॉलिक्यूल एक्चुअली पता है क्या हो रहा है, वो अगले स्टेप में रिएक्ट कर रहा है, एक स्टेप स्लो होगा जिसमें एटलीस्ट N2O5 का एक मॉलिक्यूल होना चाहिए। याद रखना कैसे अपन स्लो स्टेप के रिएक्टेंट को पहचानेंगे, यहाँ पे जो भी लिखा होगा ना आपके ऑर्डर रेट लॉ में, वो हमारे स्लो स्टेप के रिएक्टेंट्स होंगे, क्योंकि उन्हीं पे तो रेट डिपेंड करता है। लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो रेट तो आपके सामने दिख रहा है आपको कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, N2O5 के पावर 1 पे, यानी कि एक रिएक्टेंट N2O5 होगा, बस ये हमारा स्लो स्टेप होगा, जिसमें ये ब्रेक होकर के NO2 और NO3 बना रहा होगा प्रपोज्ड। हमको नहीं पता बना है कि नहीं NO3, बट प्रपोजल है कि जब NO2 तो बनेगा, हाँ या ना, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट में NO2 तो दिखना है, तो एक तो NO2 बना दोगे और एक क्या बनेगा बचा हुआ NO3, तब तो दोनों को ऐड करके N2O5 आएगा ना, समझे क्या, ये है हमारा इंटरमीडिएट, क्या है ये
जो कि बीच में कहीं बनता है पर आखिरी में दिखता नहीं है। क्यों? क्योंकि अगले स्टेप में वही बचे कुचे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बचा कुचा प्रोडक्ट बना देगा। कितना बचा प्रोडक्ट? 3 NO2 बचा और O2 तो बना ही नहीं था अभी तक, तो 3 NO2 यहां बन जाएगा और O2 यहां बन जाएगा। ऐड करो, ये आ जाएगा। तो ये हमारा प्रपोजल है। दिस इज आवर प्रपोज्ड मैकेनिज्म। कैसे आइडेंटिफाई किए? रेट लॉ से स्टार्ट किए कि रेट लॉ में N2O5 का एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, तो एक मॉलिक्यूल स्लो स्टेप में ले लिए। एग्री? उसको तोड़े, रिएक्शन तो डिकम्पोजिशन ही हो रहा है ना, तोड़ोगे ही, तो उसको तोड़े तो NO2 बनाए, एक ही बनेगा NO2, क्योंकि 2 बनेगा तो फिर एक O बच जाएगा ना अकेला। एक O अकेले कैसे रहेगा? तो अनस्टेबल है। तो आपने एक NO2 बनाया, बचे हुए से NO3 बन गया। अब वो NO3 एक जो बच गया N2O5, 2 N2O5 है ना हमारे ओवरऑल रिएक्शन में, उस एक N2O5 का रिएक्ट करके वो क्या बनाया? बचा हुआ 3 NO2 और एक बचा हुआ O2। आप दोनों रिएक्शन को ऐड करो, NO3 कैंसल, 2 N2O5, 4 NO2 प्लस O2। दिख रहा है आपको? तो ऐसा होता है हमारा मैकेनिज्म। समझे क्या? जिसमें आप इसमें क्या लिखोगे एरो के ऊपर? स्लोएस्ट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, देखो हमारा रिएक्शन ये था और उसका रेट लॉ ये था जो अपन एक्सपेरिमेंट से निकाल लेते हैं। हम एग्जैक्टली प्रोसीजर या मैकेनिज्म प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट हाँ इतना आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि रेट लॉ में जितने भी रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं क्वांटिटी में, वो तो पक्का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में होंगे। तो यहां पे कितने दिख रहे हैं आपको? सिर्फ एक सिंगल N2O5 दिख रहा है, पावर 2 भी नहीं दिख रहा। पावर 2 दिखता होता तो आप सीधा ले लेते, फिर तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन ही हो जाता, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाता ही नहीं। तो आपने जो जितना यहां पे था उसको स्टार्टिंग किया फर्स्ट स्टेप में, उसको डिकम्पोज कराए। हमारे प्रोडक्ट क्या क्या बनने चाहिए? NO2 और O2, उसके अलावा हमारा और कोई प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए। तो एक NO2 बना दिए और जो बच गया, कितना बच गया? एक N बचा और 3 O बचा, वो मिलके क्या बना दिए? NO3। करेक्ट? अब ये NO3 है आपका इंटरमीडिएट। क्या है ये? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट वो होता है जो बीच में अपीयर तो हुआ है बट लास्ट में दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो बचे हुए रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके खत्म हो जाता है और फिर प्रोडक्ट बन जाता है फाइनल। तो ये एक रिएक्टेंट बचा था ना हमारा, N2O5 एक बचा था, एक ही तो रिएक्ट करवाए ना, एक तो अभी भी बचा है, तो वो एक के साथ रिएक्ट करके NO3 क्या बनाएगा? NO2 और O2 बचे हुए। आप बस ये ध्यान रखना कि इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके ओवरऑल रिएक्शन आना चाहिए। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म। इस रिएक्शन का ये है क्या? मैकेनिज्म, जिसमें ये है आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसी को देख के रेट लॉ लिखोगे तो यही लिखोगे। तो आया ना, देखो पावर 1 which is not equal to stoichiometric coefficient। क्लियर है? इसको लिख लो इसका मैकेनिज्म। स्टेप 1, ये वाला स्टेप 1 हो जाएगा। स्टेप 1, स्टेप 2, एक और देखते हैं एग्जांपल, थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं। उसमें इंटरमीडिएट जरूर लिखना, NO3 के नीचे इंटरमीडिएट। बढ़े आगे। चलो सेकेंड एक और एग्जांपल करते हैं। लिखना, अच्छा इसमें लिख तो लो नीचे कि ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, क्योंकि इसका जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। ठीक है, नीचे लिखना द अबव रिएक्शन इज अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। द अबव रिएक्शन, द अबव रिएक्शन is a unimolecular reaction. The above reaction is a unimolecular reaction of order कितना है इसका? ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? कैसे 2 होगा? अरे 1 होगा ना, ऑर्डर 1 है, कैसे कर रहे हो? ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर। समझ गए क्या? अरे ऐसे मत करो, आगे पार्ट पीछे से पार्ट मत हो जाओ। अभी तो बात की थी ना मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर कैसे निकालते हैं। रेट लॉ का पावर्स को ऐड कर दो बस। चलो एक और करें। चलो सेकेंड एग्जांपल लिखना, ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 का एग्जांपल नंबर 2 लिखेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ NO2 and F2, combination of NO2 and F2 to give NO2F. Combination of NO2 and F2 to give NO2F. पहले रिएक्शन को बैलेंस करो। मैं रेट लॉ लिख के बता रहा हूं ना, रेट लॉ क्या होगा। रेट लॉ नहीं बोल सकता ना कि आप बताओ क्या होगा रेट लॉ। जब तक आप रिजल्ट नहीं देखोगे आप रेट लॉ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। सुन रहे हैं क्या? इसलिए कभी क्वेश्चन ऐसा आएगा भी नहीं कि लो ये रिएक्शन है बताओ इसका रेट लॉ, नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ बैलेंस केमिकल इक्वेशन देख करके आप रेट लॉ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन, इसको बैलेंस करो आप लोग जब तक मैं इसका रेट लॉ लिख रहा हूं। क्या होगा? ठीक है, ये हो गया इसका बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, चलो रेट लॉ लिखना नीचे। एक्सपेरिमेंटली its rate law is given as rate of reaction is equals to K NO2 into concentration of F2। दोनों का पावर 1 है, यानी ऑर्डर क्या है रिएक्शन का? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इंडिविजुअल रिएक्टेंट के कारण 1 ऑर्डर है, बट ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, चलो उसका मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करो जल्दी से। ट्राई करो स्टेप 1 स्टेप 2 एंड स्टेप 2। स्टेप 1 का रिएक्टेंट आपको पता है क्या होगा? पता है कि नहीं पता है? स्टेप 1 का रिएक्टेंट्स क्या क्या होगा? वो दोनों होगा जो रेट लॉ में है। पावर 1 1 है तो एक एक ही लेंगे, यानी कि स्टेप 1 क्या होने वाला है? NO2 प्लस F2 गिव्स, प्रोडक्ट तो यही बनना है और तो कुछ प्रोडक्ट बनना नहीं है, तो NO2F तो बना ही डालो एक। क्या बचा? एक F, छोड़ दो एक F को ऐसे ही, और कोई ऑप्शन ही नहीं ना अपने पास, छोड़ दिए F को। ये है आपका इंटरमीडिएट। क्या ये इंटरमीडिएट? क्या बचा अपने पास? और कुछ बचा है रिएक्टेंट में? एक NO2 बचा है ना, F2 तो हमने ले लिया, एक NO2 बचा है, तो उस एक NO2 को लो अगले स्टेप में, और ये जो F बना है ना इंटरमीडिएट, इसको ले लो साथ में। तो क्या बनेगा? एक जो बचा हुआ NO2F है। ये इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, समझ रहे हैं क्या? आ रहा है ऐड करके, ओवरऑल ऊपर रिएक्शन आ जाएगा ऐड करके। तो दिस इज द प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। रिएक्शन का ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी बताओ मुझे जल्दी से। ऑर्डर तो अभी आपने बता दिया था, और मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा, स्लो स्टेप किसमें लिखूं? फर्स्ट वन, स्लो स्टेप। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी भी 2 और ऑर्डर भी 2, तो लिख लो लास्ट में। द अबव रिएक्शन इज ऑफ या इज बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। above reaction is a bimolecular reaction of क्या? second order. The above reaction is a bimolecular reaction of second order. समझ में आ रहा है क्या? हाँ, चलो दो और दो होमवर्क करके लाओ, देख है ना। इक्वेशन दे रहा हूं और उसका रेट लॉ दे रहा हूं, बस आपको मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करना है। तो ये 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। एक है रिएक्शन बिटवीन NO2 and CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड NO। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका रेट लॉ है, रेट इज इक्वल्स टू K NO2 का स्क्वायर। हाँ, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म प्रेडिक्ट करना है। ठीक है ना। एक और रिएक्शन डिकम्पोजिशन ऑफ, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में है ना, बट करके लाना है। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइपोक्लोराइड
डिकम्पोजिशन ऑफ हाइपोक्लोराइट, फॉर्मूला है इसका ClO का 1 नेगेटिव which decomposes to give ClO3 नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया हूं और ऊपर वाले में तो इक्वेशन लिखा ही नहीं है, पर समझ जाओगे ना देख के कि रिएक्टेंट कौन कौन है, NO2 और CO, प्रोडक्ट कौन कौन है, CO2 एंड NO। पहले बैलेंस करना इक्वेशन को, ऊपर वाला इक्वेशन बैलेंस नहीं है और ना ही नीचे वाला है। नीचे वाला बस इससे लिखा ताकि आपको सबके फॉर्मूले पता हो। अब इसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। इसका रेट लॉ लिख रहा हूं, रेट इज इक्वल्स टू K ClO नेगेटिव का स्क्वायर। दिस इज द रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, इसका मैकेनिज्म चाहिए, प्रपोज्ड मैकेनिज्म, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस भी कर लेंगे मैकेनिज्म, ठीक है। हाँ, दोनों सेकेंड ऑर्डर है, रिएक्शन दोनों क्या है, सेकेंड ऑर्डर, बट आपको रिएक्शन को बैलेंस करके मुझे मैकेनिज्म चाहिए, मुझे दोनों स्टेप्स, ठीक है। चलो, थैंक यू।